मैम ब्रेस्ट फीडिंग इज अ स्किल, एक वरदान है जो मदर्स को मिला हुआ है। गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर फर्स्ट आवर होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो अगर उस समय ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा दी जाए तो लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट उसके बहुत हाई रहते हैं। बहुत सारी मदर्स के ऐसे शिकायत रहती है कि मेरा दूध पूरा नहीं है, दूध बहुत कम आ रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इनसफिशिएंट मिल्क होता है। इनिशियल फ्यू डेज में जब मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स नहीं होता तो इट मे टेक सम टाइम। क्या ज्यादा दूध पिलाने से दूध ज्यादा बनता है? एब्सोल्युटली राइट। ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, ज्यादा दूध पिलाने से ज्यादा दूध बनता है। क्या ब्रेस्ट फीडिंग इतना पेनफुल होता है? मदर्स को पेन हो रहा है या क्रैक निपल्स हैं तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। एवरी टाइम व्हेन वी आर फीडिंग द बेबी वी हैव टू मेक श्योर दैट द निपल एज वेल एज द एरियोला, एंटायर पार्ट ऑफ द निपल इज इनसाइड बेबीज माउथ। अक्सर हमने ये सुना है कि बच्चा अगर रो रहा है तो आप उसे दूध पिलाओ। बेबी बहुत सारे कारण से रोएंगे। अगर बेबी को कोई बात करनी है तब भी वो रोएंगे, एंगेजमेंट के लिए भी रोएंगे, अगर उनको मदर की बॉन्डिंग चाहिए या जस्ट बेबी बोर भी हो रहे हैं तो भी बेबी रोएंगे। बट एवरी टाइम व्हेन बेबी इज क्राइंग दैट डज नॉट मीन बेबी इज टू बी फेड। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर हम जैसे बाकी सारा सामान रख रहे हैं उसके साथ ही हमें दूध को भी रखना है। जिस भी कंपार्टमेंट में हम उसको स्टोर कर रहे हैं उसको पहले प्री क्लीन करके उसमें और कोई भी वेजिटेबल या कुछ भी और नहीं रखा जाएगा। उस शेल्फ में सिर्फ बेबी का मिल्क ही स्टोर होगा। हम ठंडा दूध बेबी को नहीं दे सकते हैं, ना ही डायरेक्ट हीटेड मिल्क बेबी को दे सकते हैं। तो इट हैज टू बी वार्म इन अ कंटेनर प्री फिल्ड विद हॉट वाटर। इस बात का हमें खास ख्याल रखना ही पड़ता है। I would like to give few tips to mothers. आप अपना अगर अच्छे से ख्याल रख पाएंगी तो ही आप बेबी को आगे फीड अच्छे से करा पाएंगी। हैप्पी मदर इक्वल्स टू अ हैप्पी बेबी। माँ बनना एक एहसास है और ब्रेस्ट फीडिंग उस एहसास की पहली सीढ़ी। क्या ब्रेस्ट फीडिंग इतनी आसान होती है जितनी कही जाती है? दर्द, डर, सवाल और कई सारी सलाह, इन सब के साथ एक माँ क्या महसूस करती है? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की सच्चाई और उससे रिलेटेड मिथ्स के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल। आपका स्वागत है हमारे आज फेलिक्स टॉक में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भावना मल्होत्रा, जो एक पीडियाट्रिशियन है और उन्हें काफ़ी अनुभव है बच्चों से जुड़ी प्रॉब्लम्स की, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ही आज वो हमें बहुत सारी जानकारी एक आम भाषा में बताने जा रही हैं। वेलकम मैम, वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। थैंक यू, नमस्कार मैम, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सो मैम, सबसे पहले बात करेंगे, अक्सर लोग बात करते हैं कि जो माँ का दूध होता है उसे वो लिक्विड गोल्ड कहते हैं। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से इसमें कितनी सच्चाई है? मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेस्ट मिल्क को लिक्विड गोल्ड ही कहा जाता है। दैट इज फॉर अ रीजन बिकॉज इट हैज ऑल द बायो एक्टिव एजेंट्स इन इट, जिसको हम इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन उसमें से रिलीज होते हैं जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी कॉपीड बिकॉज इट इज़ स्पीशीज स्पेसिफिक। वो बच्चे की तबीयत के हिसाब से, बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम सम इन्फेक्शियस डिजीजेज तो ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे इम्यूनोग्लोबिन सिक्रीट होते हैं जो उस बच्चे को उस बीमारी से बचाते हैं। तो आप इसको बिल्कुल लिक्विड गोल्ड बोल सकते हैं। इट हैज़ बायो एक्टिव एजेंट्स इन इट, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस और बहुत सारे तरीके से बच्चे को सेफ रखता है। डॉक्टर, अक्सर हॉस्पिटल्स में नर्सेस कहती हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद ही आप दूध पिला लीजिए, गोल्डन आवर कहा जाता है। सो वो गोल्डन आवर क्या होता है? मैम गोल्डन आवर फर्स्ट आवर होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। उसमें बेबी का सकिंग रिफ्लेक्स, बेबी बहुत एक्टिव रहते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर उस समय ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा दी जाए तो लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट उसके बहुत हाई रहते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द बेबी एज वेल एज फॉर द मदर। मदर का यूट्रस जो इन्वॉल्यूट होता है, जिसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग ऑफ यूट्रस, में हेल्प करता है। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग भी होती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड जितनी जल्दी हम ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा देते हैं उतनी जल्दी ही मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, उतनी जल्दी ही बेबी, मदर और बेबी का कंटैक्ट बढ़ता है, उतनी जल्दी बॉन्डिंग और हो जाती है। तो इट इज़ बेस्ट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट थिंग विच बेबी शुड बी गिवन इज ब्रेस्ट फीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेबी डिलीवर हुए हैं इमीडिएटली हम स्किन टू स्किन कंटैक्ट करा के विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स ही बेबी की फीडिंग कराना पसंद करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन व्हाट वी हैव और व्हाट वी कैन डू। ओके,
सो डॉक्टर, बहुत बार जैसे पहली बार एक्सपीरियंस होता है एक मदर के लिए, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जब वो माँ बनती हैं। तो बहुत सारी मदर्स के ऐसे शिकायत रहती है कि मेरा दूध पूरा नहीं है, दूध बहुत कम कम आ रहा है, तो उस वजह से वो बच्चे को टॉप मिल्क देते हैं। सो उसमें कितनी सच्चाई है कि ये दूध नहीं बन रहा है या दूध कम आ रहा है, ऐसा होता है? नहीं मैम, if a mother has started to lactate once, it is said that by the rule of the nature she will produce enough milk what is required for the baby. तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इनसफिशिएंट मिल्क होता है। इनिशियल फ्यू डेज में जब मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स नहीं होता तो इट मे टेक सम टाइम, तब गाढ़ा गाढ़ा दूध प्रोड्यूस होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। फॉलोड बाय दैट 2 to 3 डेज बाद पूरा मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स हो जाता है। जितनी बारी मदर बेबी को अपनी ब्रेस्ट पे लगा के सकल करवाती हैं उतनी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। इट इज़ डिमांड एंड सप्लाई गेम। Once the baby starts to suckle, once the baby is taken to breast, immediately the milk will be released as per the reflex. तो मैम जितना ज़्यादा मदर बेबी को अपनी ब्रेस्ट को लगाएंगे उतना ज़्यादा मिल्क सिक्रीट होगा। मिल्क सिक्रीट होना बेबी और मदर पे डिपेंडेंट है। वो जितना ज़्यादा बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा मिल्क सिक्रीट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने बार बार बेबी को ब्रेस्ट पे लगाया और मिल्क सिक्रीट नहीं हुआ है। वो रिफ्लेक्स है। वेन एवर बेबी इज पुट टू ब्रेस्ट, मिल्क विल बी मेड, मिल्क विल बी सिक्रेटेड बाय द रूल ऑफ द नेचर। डॉक्टर, एक बड़ा ही कॉमन कंफ्यूजन है डिमांड एंड सप्लाई, है ना? सो जैसे कि अभी आपने बात की डिमांड एंड सप्लाई की, तो हम जानना चाहेंगे कि अक्सर ये दूध बनता कैसे है? क्या प्रोसेस है? क्या ज्यादा दूध पिलाने से दूध ज्यादा बनता है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। ज़्यादा दूध पिलाने से ज़्यादा दूध बनता है। वो मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ। व्हेनेवर जब भी हम बेबी को ब्रेस्ट पे लगाते हैं, बेबी जब सक्कल करते हैं तो उससे हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है, और फिर ब्रेन फॉलोइंग हमारी बॉडी से मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो जितनी बारी भी हम वो ब्रेन को सिग्नल देंगे उतनी बारी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो जितनी बारी हम बेबी को ब्रेस्ट पे लगाएंगे सकलिंग के लिए उतनी बारी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। अगर हम वो कम कर देंगे, बीच में फीडिंग ओमिट करके अगर हम फॉर्मूला मिल्क देंगे बेबी को बीच में, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि जितना मिल्क प्रोड्यूस किया था दैट वाज इनफ। तो वी शुड ऑलवेज बी कीपिंग द बेबी स्टिल 6 months ऑफ एज एक्सक्लूसिवली ऑन ब्रेस्ट फीड फॉर एग्जाम्पल, ताकि सिग्नल ब्रेन को बिल्कुल सही जाए कि इतना डिमांड है उतना ही सप्लाई हो और वो रिडक्शन ना हो उसमें। डॉक्टर, मेरी एक फ्रेंड हैं जो रिसेंटली उन्होंने एक बेबी डिलीवर किया, तो अक्सर जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो उसकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि मुझे बहुत ही पेन होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, और वो अभी उसे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ क्रैक्स हो रहे हैं। तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग इतना पेनफुल होता है? नहीं मैम, ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। फॉर इनिशियल फ्यू सेकेंड्स ड्यूरिंग द फीडिंग देयर कैन बी डिस्कम्फर्ट, बट फॉलोड बाय दैट वंस द एक बारी जब दूध आना चालू हो जाता है, जब मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स हो जाता है आफ्टर इनिशियल 2 to 3 minutes, उसके बाद वो पेन सबसाइड होना शुरू हो जाता है। अगर उसके बावजूद भी मदर्स को पेन हो रहा है या क्रैक निप्पल्स हैं तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। उसके कुछ कारण होते हैं जिसके कारण वो सोर निप्पल्स या क्रैक निप्पल्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्रैक्स सिर्फ तभी पड़ते हैं निप्पल्स पे अगर हम बेबी को फीड कर रहे हैं और एरियोला पूरा बेबी के मुंह में नहीं है। तो अगर सिर्फ निप्पल का आगे वाला भाग बेबी के मुंह में है और बार बार बेबी उसको सक्कल करेंगे तो फिक्शन की वजह से एंड ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस होते हैं मदर के उसमें, तो सोरनेस ऑफ निप्पल बढ़ेगी। और अगर हम उसकी वजह से, सोरनेस की वजह से और डिले होता है इन फीडिंग, तो उसकी वजह से एनगॉश ब्रेस्ट होती है और आगे मैस्टाइटिस जैसे प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो एवरी टाइम व्हेन वी आर फीडिंग द बेबी वी हैव टू मेक श्योर दैट द निप्पल एज वेल एज द एरियोला, एंटायर पार्ट ऑफ द निप्पल इज इनसाइड बेबीज माउथ टू प्रिवेंट क्रैकलिंग ऑफ निप्पल्स। इन केस स्टार्टिंग में जैसे बेबी ने नहीं सीखा है या न्यू मदर्स हैं उनको नहीं आया, क्रैकलिंग ऑफ निप्पल्स हो गई हैं, तो उसके लिए हम बिल्कुल जो एक घरेलू उपाय है या जो हमारी वो रिकमेंड करती है इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दैट इज आफ्टर एवरी ब्रेस्ट फीड मदर शुड एक्सप्रेस 1 to 2 ml a little bit of milk and she can smear it on her breasts, on her nipples. That will prevent further crackling of the nipples. सो डॉक्टर, एक और चीज़ है, अक्सर हमने ये सुना है कि बच्चा अगर रो रहा है तो आप उसे दूध पिलाओ। अब बच्चा अगर किसी किसी भी वजह से रो रहा है और माँ उसे दूध पिला रही है बट फिर भी वो रो रहा है, तो ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे ये पता चल सकता है कि बच्चे का पेट भरा हुआ है, उसे दूध की ज़रूरत नहीं है? आइडली बेबी शुड बी ब्रेस्ट फेड एवरी सेकेंड आवरली। हर 2-2 घंटे में हमें बेबी को फीड करना होता है। फीड कराने के बाद कंधे पे रख के अच्छे से बर्प कराना होता है।
यूजली फीडिंग इज़ अराउंड 10 to 12 times a day in 24 hours. अगर बेबी ये एवरी सेकेंड आवरली फीड लेके आराम से अच्छे से सो रहे हैं after feeding for 2 to 3 hours, if baby is having wet nappy for almost 4 to 5 wet nappies per day and baby and weight gain is adequate as per age, that means आपके बेबी अच्छे से मिल्क ले रहे हैं या उनकी एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है. बेबी बहुत सारे कारण से रोएंगे. अगर बेबी को कोई बात करनी है तब भी वो रोएंगे, एंगेजमेंट के लिए भी रोएंगे, अगर उनको मदर की बॉन्डिंग चाहिए या जस्ट बेबी बोर भी हो रहे हैं तो भी बेबी रोएंगे. बट एवरी टाइम व्हेन बेबी इज क्राइंग दैट डज नॉट मीन बेबी इज टू बी फेड. If you have fed the baby, if baby is passing urine for 5 to 6 times a day, baby is sleeping well after having your breast milk, that means the adequacy of breast milk, adequacy of breastfeeding is fine. डॉक्टर आपने वेट गेन की बात की। अक्सर बच्चों का पहले हफ्ते में वेट लूज होना शुरू हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है और कितने वेट तक हमें वेट करना चाहिए और हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए? बच्चों के पैदा होने के बाद फॉर फर्स्ट 7 days फिजियोलॉजिकल वेट लॉस होता है. फर्स्ट 7 to 10 days में जो बच्चे के अंदर फ्लूइड होता है वो सारा निकलता है धीरे धीरे एंड देयर इज फिजियोलॉजिकल वेट लॉस. बट बाय 14th day ऑफ लाइफ बेबी शुड रीगेन द बर्थ वेट. अगर इफ इन इनिशियल 14 days ऑफ लाइफ मोर देन 10% ऑफ द वेट लॉस है, वेट लॉस से ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट नहीं है या बच्चे का वेट गेन एडिक्वेट नहीं है. बट फॉर फर्स्ट 7 to 10 days बेबी विल लूज वेट एंड दैट इज़ नॉर्मल. By 14th day of life baby will have the birth weight and followed by 14th day of life baby will start to gain half to 1 ounce per day, that is around 15 to 30 grams per day. वो वेट गेन धीरे 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 वैसे होता है. पर फर्स्ट इनिशियल 14 days बेबी का वेट लूज ही होता है. 7 to 10 days तक लूज होता है. 14 डे पे वो बराबर आना शुरू, हाँ, गेन करना स्टार्ट कर देते हैं. प्री टर्म्स के लिए ये थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है. टर्म बेबीज के लिए बाय 14th डे दे रीगेन देयर ओरिजिनल वेट एंड स्टार्ट टू ग्रो. ओके डॉक्टर साहब, अक्सर बहुत सारी मदर्स जो हैं वो कंप्लेन करती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी अभी हमारा जो ब्रेस्ट है वो बहुत हैवी हो गया है, पेन होता है और बहुत लेडीज को फीवर भी आता है, तो क्या ये कोई सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है? मैम आप सही कह रहे हैं. कुछ कुछ मदर्स को अगर हम टाइमली एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो एनगॉज ब्रेस्ट हो सकती हैं. उसके लिए हम, और अगर एनगॉजमेंट ऑफ ब्रेस्ट है तो उसमें मिल्क डक्ट ब्लॉक हो सकती हैं. अगर वो ब्लॉक डक्ट्स और ज़्यादा टाइम तक रहती हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो सकती है जिसको हम मैस्टाइटिस कहते हैं. अगर मदर को मैस्टाइटिस हुआ है तो शी विल माउंट हाई ग्रेड फीवर आ सकता है. मदर को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने में प्रॉब्लम हो सकता है. अगर मदर को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, पेनफुल फीडिंग कराने में पेन हो रहा है, तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. उसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूरी है. अक्सर जो हमारे घर में बड़े होते हैं मैम, जैसे दादा दादी नाना नानी, तो ज़्यादातर वो लोग कहते हैं कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसकी जीभ में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसा कोई टेस्ट है कि जिससे ये पता चल सकता है कि टंग के नीचे कोई इश्यूज है? मैम कुछ कुछ बच्चे जन्म से ही जब पैदा होते हैं तो उनके फ्रेनम में एक जुड़ाव होता है जिसको हम टंग टाई भी बोलते हैं. तो वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जब हम एज अ पीडियाट्रिशियन बेबी को एग्जामिन करते हैं तो वो टंग टाई का हम उसके लिए भी एग्जामिन करते हैं. और अगर वो पता चल जाता है तो बिल्कुल माइनर सर्जरी से, माइनर कट से उसको ठीक किया जा सकता है. अगर बेबी को टंग टाई है तो डेफिनेटली बेबी को फीडिंग इश्यूज हो सकते हैं या फीड लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. तो पहले उसका करेक्शन करा जाता है, उसके बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट इनिशिएट की जाती है. हमने अक्सर सुना कि ब्रेस्ट फीडिंग में ज्यादातर कहते हैं कि बैठ के बच्चे को दूध पिलाओ। सो ऐसे में जो सी सेक्शन वाली लेडीज होती हैं, जो मदर्स जिनका सी सेक्शन हुआ होता है, तो अक्सर उनकी प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्टिचेस हैं और बहुत पेनफुल है ऐसे में बैठना, तो ऐसे में उन्हें किस पोजीशन में दूध पिलाना चाहिए? तो हम 2 पोजीशंस में बेबी को फीड कराते हैं फॉर नर्सिंग मदर्स जिनका सी सेक्शन हुआ है. फुटबॉल होल्ड और साइड लाइन पोजीशन, जिसमें मदर के स्टिचेस पे भी जोर नहीं पड़ता है और पेन नहीं होता है मदर को पोस्ट डिलीवरी बेबी को पकड़ने में और फीड कराने में. ओके, सो ऐसे में बच्चा भी आराम से अपना बच्चा आराम मदर से दूध पी सकता है, मदर को भी स्टिचेस पे पेन नहीं होता है और जल्दी से इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस भी हो जाता है हम जितनी जल्दी फीडिंग स्टार्ट कराते हैं मदर्स में. सो आज की जनरेशन जैसे भी हैं वो तो सारे वर्किंग मॉम्स हैं, तो मैम एज सुन एज पॉसिबल ऑफिस बुलावा आ जाता है, तो ऐसे में मदर को ब्रेस्ट मिल्क कैसे अपने बच्चे को देना है? जैसे ब्रेस्ट पंप का यूज़ करेंगे तो कितना फ्रीक्वेंटली उनको करना चाहिए और ये मिल्क कैसे स्टोर करना चाहिए?
मैम जैसे वर्किंग मदर्स हैं वो अपनी शिफ्ट्स के लिए जाते हैं 9 to 10 आवर्स के लिए या 6 to 7 आवर्स के लिए, तो इट इज़ आइडली सेट दैट वो अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके जाएंगी, और एवरी सेकेंड आवरली भी उनको एक्सप्रेस बीच में करना ही होगा वहाँ जाके. दे कैन कैरी द मैनुअल पम्प्स और इलेक्ट्रॉनिक पम्प्स. जस्ट बिफोर गोइंग टू वर्क दे नीड टू एक्सप्रेस, एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम वर्क तो करना ही होगा, बट ड्यूरिंग वर्क ऑल्सो दे कैन टेक 5 minutes ऑफ ब्रेक एवरी सेकेंड आवरली टू प्रिवेंट ब्रेस्ट एनगॉजमेंट एंड फर्दर टू प्रिवेंट मास्टाइटिस. वो उनको एवरी सेकेंड आवरली स्टोर करना ही होगा. देन रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ मिल्क, फॉर स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क अगर हम उसको बिना रेफ्रिजरेट के स्टोर कर रहे हैं तो इट कैन बी गिवन अप टिल 4 आवर्स. अगर हम उसको फ्रीज़र वाले कंपार्टमेंट में नहीं, नॉर्मल फ्रिज वाले कंपार्टमेंट में रख रहे हैं तो हम 4 दिन तक रख सकते हैं. अगर हम उसको डीप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो इट कैन बी डीप फ्रीज फॉर 6 months ऑफ एज. ओके, इस बीच बहुत मदर्स जो किसी भी वजह से, कोई मेडिकल रीजन की वजह से, कोई मेडिकेशंस पे हैं, तो क्या उस टाइम पे उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए? Yes, ma'am. There is no contradictions for breastfeeding. There are few specific medications जिसमें हम मदर को मना करते हैं, हॉस्पिटल से मना किया जाता है फीडिंग के लिए. अदरवाइज पर से देर आर नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू ब्रेस्ट फीडिंग. अगर मदर को फीवर भी है तो भी मदर को ब्रेस्ट फीड कराना है. फॉर एग्जांपल इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम सम इन्फेक्शन, यूजली ब्रेस्ट मिल्क में उसकी एंटीबॉडी सिक्रीट होती हैं, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर बेबी. तो ऑल द मोर इट प्रोटेक्ट्स बेबी फ्रॉम फर्दर डिजीजेस. डॉक्टर, जैसे आपने स्टोरेज की अभी बात की, तो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर हम जैसे बाकी सारा सामान रख रहे हैं, उसके साथ ही हमें दूध को भी रखना है, और दूध को जिस टेम्परेचर पे हमने रेफ्रिजरेट किया हुआ है, सेम इमिडिएटली क्या बच्चे को दूध पिलाना है वो सेम? तो वो उसके बारे में प्लीज जरूर बताएं हमें. मैम एज पर स्टोरेज टिप्स जैसे आपने मेरे से पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. जिस भी कंपार्टमेंट में हम दूध को स्टोर कर रहे हैं, कांच की बोतल को, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको पहले बताया 24 आवर्स में एक बार स्टरलाइज करके इस बोतल को यूज़ करना है. जिस भी कंपार्टमेंट में हम उसको स्टोर कर रहे हैं उसको पहले प्री क्लीन करके उसमें और कोई भी वेजिटेबल या कुछ भी और नहीं रखा जाएगा. उस शेल्फ में सिर्फ बेबी का मिल्क ही स्टोर होगा. इवन इन द रेफ्रिजरेटर जब भी हम बेबी की बोतल रख रहे हैं तो उस रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में देयर वुड बी नो अदर वेजिटेबल्स और कोई भी चीज़ नहीं रखी जाएगी. वो स्पेसिफिकली कंपार्टमेंट बेबी के मिल्क के लिए ही यूज़ किया जाएगा. एवरी टाइम व्हेन वी हैव टू फीड द बेबी तो कुछ उससे 10-15 मिनट पहले दूध को निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे करके, इफ़ इट इज़ फ्रीजिंग वी कैन यूज़ जैसे गर्म पानी के बोल को लेके उसके अंदर दूसरे बोल में दूध डाल के उसको रूम टेम्परेचर तक ला के फिर ही बेबी को फीड करना है उसको. वी कैन नॉट माइक्रोवेव और डायरेक्टली बॉयल द मिल्क. अगर हम वैसा करते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिशन, जितने भी उसका न्यूट्रिशन है वो मर जाता है उसमें से. तो वी हैव टू बी श्योर दैट वी नीड टू हाउ इट इज़ टू बी कूल, हाउ इट इज़ टू ब्रॉट टू नॉर्मल टेम्परेचर बिफोर फीडिंग इट टू द बेबी. इस बात का हमें खास ख्याल रखना ही पड़ता है. हम ठंडा दूध बेबी को नहीं दे सकते हैं, ना ही डायरेक्ट हीटेड मिल्क बेबी को दे सकते हैं. तो इट हैज़ टू बी वार्म इन अ कंटेनर प्री फिल्ड विद हॉट वाटर. वैसे ही वार्म करना है और उसको जब धीरे धीरे वो गर्म हो जाए उसके बाद ही बेबी को फीड करना है उसको. राइट. सो डॉक्टर, अक्सर घर में तो सभी डॉक्टर बन जाते हैं तो सारी अपनी अपनी राय देते हैं. सो ज़्यादातर दादी नानी सब ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये खाओ वो खाओ. अक्सर लहसुन, मेथी के लड्डू, जीरा, इन सब के साथ ऐसा क्यों बोला जाता है कि इससे ही दूध बढ़ेगा? क्या सच में कुछ सप्लीमेंट्स लेने से मिल्क सप्लाई बढ़ती है? Yes, there are few supplements which are known to increase the milk secretion. इनको हम galactose बोलते हैं. For example, मेथी, जीरा, ओट्स और जीरे का पानी, अजवाइन, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो इन सब जो इंक्रीज करते हैं मिल्क प्रोडक्शन. बट द फर्स्ट मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाइड्रेशन. अगर मदर की बैलेंस डाइट है, मदर फुल्ली हाइड्रेटेड हैं एंड स्ट्रेस फ्री हैं, तो अपने आप ही अच्छे से मिल्क सप्लाई आएगा. दीज थिंग्स डू हेल्प इट, बट द फर्स्ट मोस्ट थिंग विच वी नीड टू टेक केयर इज हाइड्रेशन. हेल्थ एंड स्ट्रेस फ्री मदर होनी चाहिए विद अ बैलेंस डाइट, इंक्लूडिंग मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, मोर ऑफ लिक्विड डाइट. डॉक्टर, आपने बात की स्ट्रेस की. मेरा क्वेश्चन अब इसी से रिलेटेड था कि अक्सर आपने देखा कि इस फेज में, क्योंकि हम खुद भी देख चुके हैं, ये फेज वैसा होता है जहां आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप स्ट्रेसफुल होते हैं, शायद इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही है, अब शायद उतनी बेबी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं. तो ऐसा होता है, ये डिलीवरी के बाद नॉर्मल चीजें हैं, ये हर मदर के साथ होता है. तो ऐसे में इसका कितना इम्पैक्ट आता है हमारे ब्रेस्ट फीडिंग पे, लाइक मिल्क प्रोडक्शन पे? मैम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ केमिकल एज वेल एज हार्मोनल फिनोमेना.
तो अगर मदर स्ट्रेस होती है तो स्ट्रेस में हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्सेस थ्रू हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही मदर स्ट्रेस होती है देयर आर फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग पे भी इफेक्ट आता ही आता है। तो अ मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द husband as well as the family members to make sure that she is stress free। वो जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होंगी उतना ही अच्छा ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन होगा, उतना ही ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन होगा, उतने ही हार्मोन्स रेगुलराइज्ड होंगे। तो यू आर राइट इन सेइंग इफ मदर इज स्ट्रेस देयर, इफ मदर इज गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ पेन थ्रू स्ट्रेस, तो ब्रेस्ट मिल्क उस दौरान कम हो जाता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए मदर हैज़ टू बी ऑलवेज केप्ट हैप्पी, शी हैज़ टू बी टेकन केयर बाय द हस्बैंड, बाय द फैमिली मेम्बर्स। Others have to know that she is going through a lot of stress, bodily stress already। तो उनकी ड्यूटी है कि उनको खुश रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, ताकि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बेस्ट हो पाए। राइट। सो डॉक्टर प्लीज एक बार लास्ट में आप हमारे ऑडियंस को, उन माओं को जो अभी मदर बनने वाली हैं और जो अभी रिसेंटली बन चुकी हैं, जो अभी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, वैसी मदर्स के लिए एक मैसेज जो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। कुछ लोग गिल्टी फील करते हैं कि हमें शायद मिल्क नहीं आ रहा है, हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैम, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ स्किल, एक वरदान है जो मदर्स को मिला हुआ है। कभी कभी मदर्स को गिल्ट होता है अगर वो अपना मिल्क नहीं दे पाती हैं बेबी को, फॉर एनी अदर रीजंस, अगर उनको फॉर्मूला मिल्क बेबी को देना पड़ता है। तो मैं हर मदर को ये बोलना चाहूँगी, इसमें गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग नीड्स टू बी लर्न। वो धीरे धीरे विद इन 2 to 3 वीक्स मदर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके लर्न कर लेती हैं, और जैसे ही एक बारी वो इनिशिएट हो जाता है उसके बाद वो सारा गिल्ट और सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। I would like to give few tips to mothers। First and foremost tip is, आप अपना अगर अच्छे से ख्याल रख पाएंगी तो ही आप बेबी को आगे फीड अच्छे से करा पाएंगी। हैप्पी मदर इक्वल्स टू अ हैप्पी बेबी। सो मदर हैज़ टू बी स्ट्रेस फ्री, मदर हैज़ टू बी हैप्पी, मदर हैज़ टू बी आउट ऑफ गिल्ट बिफोर शी स्टार्ट्स फीडिंग हर न्यू बॉर्न। हर 2-2 घंटे में आपको बेबी को फीड कराना ही कराना है। फीड कराने के बाद आपको ऊपर रख के बर्प करना है। फीडिंग टाइम, एवरी टाइम व्हेन यू आर फीडिंग द बेबी, फ्रॉम ईच ब्रेस्ट इट शुड बी अराउंड 15 to 20 minutes, फ्रॉम 15 to 20 मिनट फ्रॉम राइट ब्रेस्ट, फॉलोड बाय 15 to 20 मिनट्स फ्रॉम द लेफ्ट ब्रेस्ट। उसके बाद ही आप बेबी को बर्पिंग कराएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग को नाइट में बेबी एक एक बारी क्लस्टर फीड लेते हैं, 2-2 घंटे की जगह 1-1 घंटे में जाग के लेते हैं। तो उसमें नहीं डरना है, 1-1 घंटे में बेबी को दूध देना है। उसके बाद ऐसा हो सकता है पोस्ट क्लस्टर फीडिंग बेबी 4-5 घंटे के लिए अच्छे से आराम से सो जाएं। नाइट में ऐसा हो जाता है अक्सर, तो उसमें डरना नहीं है। वो बेबी ने अपना जितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क है वो ड्यूरिंग क्लस्टर फीडिंग ले लिया है, उसके बाद बेबी आराम से सोएंगे। आइडली ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल 2 years ऑफ एज, जिसमें हम बोलते हैं 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसमें ना बेबी को हम पानी देंगे, ना ही ऊपर का कुछ भी और एक्स्ट्रा देंगे, अपार्ट फ्रॉम विटामिन डी ड्रॉप्स जो हम हर बच्चे को देते हैं 1 साल की उम्र तक। तो फर्स्ट 6 months तक द ओनली फूड विच बेबी विल हैव इज़ योर ब्रेस्ट मिल्क। फॉलोड बाय दैट 6 months ऑफ एज हम धीरे धीरे से टॉप फीडिंग या टॉप न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं और उनकी डाइट में इंक्लूड करते हैं, बट उसमें ब्रेस्ट फीड ओमिट नहीं करते हैं। ब्रेस्ट फीड साथ साथ चलता है, दैट विल कंटिन्यू टिल 2 years ऑफ एज। पोस्ट 2 years ऑफ एज हम धीरे धीरे उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। अगर मदर्स बेबी को अप टिल 6 months ऑफ एज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उसमें वो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी मदर के लिए एक्ट करता है, सो दैट फर्दर नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो टाइम से पहले ना हो जाए या मदर प्रोटेक्टेड रहे। वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह मदर्स के लिए एक्ट करता है। तो इट इज़ आइडली एडवाइज टू ऑल दी मदर्स की फर्स्ट 6 months तक उनको ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को कराना ही कराना चाहिए। जो मदर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जिनको डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, उन मदर्स को स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ब्रेस्ट मिल्क कराएं, अपने ब्रेस्ट फीड कराएं अपने बेबी को, क्योंकि उससे ग्लूकोज रेगुलेशन बहुत जल्दी होता है। पोस्ट जब डायबिटिक मदर अपने बेबी को फीड कराना स्टार्ट करती हैं तो जो मदर का ग्लूकोज रेगुलेशन है वो देखा गया है कि बहुत नॉर्मल मदर से बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, एंड दे कम टू देयर नॉर्मोग्लाइसेमिक स्टेज एट अ वेरी अर्ली। दूसरी मदर से जल्दी नॉर्मोग्लाइसेमिक स्टेज में पहुंच जाते हैं अगर वो अपने बेबी को एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीड कराएं
तो मैं एंड में यही कहना चाहूँगी, ब्रेस्ट फीडिंग एक वरदान है। हर मदर को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना ही चाहिए। जो मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन्स और साइटोकाइन्स और वाइट ब्लड सेल्स सिक्रीट होते हैं, वो बेबी के साथ लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं, लाइफ लॉन्ग तक बेबी को हेल्प करते हैं। जो भी बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ ओनली अप टिल, जो भी न्यू सेल्स बनने हैं, दैट इज़ ओनली अप टिल 3 इयर्स ऑफ एज। फॉलोड बाय दैट जो सेल्स बने हैं उन्हीं का ही साइज ग्रो होगा। तो जो नंबर ग्रो होना है वो अप टिल 3 इयर्स ऑफ एज ही होगा। तो इट इज़ आइडली रिकमेंडेड आप जितना ज़्यादा वो नंबर बना पाएँ और जितना हेल्दी नंबर बना पाएँ वो उतना ज़्यादा बनाएं। तो वो सिर्फ आपकी ब्रेस्ट फीडिंग से ही होगा। दैट फॉर्मूला मिल्क विच इज़ अ रिप्लेस्ड या सिंथेटिक फॉर्मुलेशन दैट कैन नॉट मेक as good as a cell what your breast milk will make for your baby। ब्रेन सेल्स जितने भी बनेंगे, तो इट इज़ आइडली रिकमेंडेड आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपना ब्रेस्ट फीड ही कराएं, अपना मिल्क ही दें बेबी को। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर भावना, थैंक्स अ लॉट फॉर योर मैसेज। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर भावना, जिन्होंने हमारे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस के हमें आंसर दिए, हमें समझाया ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ टिप्स भी हमें दिए। सो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर अगली बार एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई समस्या के समाधान के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।